नमस्कार, अब वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। अगले आधे घंटे में देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगी। पाकिस्तान के 4 सदा में यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला, 21 से ज्यादा की मौत। जहां हमला हुआ वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। प्रशांत आपको बताएंगे हैदराबाद छात्र खुदकुशी पर शिक्षा मंत्री का बयान, कोई दबाव नहीं बनाया, नियम के हिसाब से ही हुई कार्रवाई। रक्षित सिंह के साथ देखिए आज 400 अंक गिरा सेंसेक्स, $1 की कीमत 68 रुपए के पार। और कुंतल चक्रवर्ती बताएंगे चौथे वनडे में जीता हुआ मैच हारे, शिखर और कोहली का शतक बेकार, 46 रन पर आखिरी 9 विकेट गिरे। और अब देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बाचा यूनिवर्सिटी पर हुए हमले में एक बार फिर बेगुनाह छात्रों को निशाना बनाया गया है। आज सुबह 9 बजे के करीब आतंकियों ने चारसदा शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए यूनिवर्सिटी में घुसे। डॉन न्यूज के मुताबिक छात्रों के सिर में गोली मारी गई। यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल हुए और 4 आतंकियों को मार गिराया। कुछ आतंकी भागने में सफल रहे। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली है। इसी संगठन ने 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 150 बच्चों की मौत हुई थी। मैं हूं रुबाब हुसैन और मैं मौजूद हूं बाचा यूनिवर्सिटी चारसदा पाकिस्तान में, जहां पर आज सुबह 9:20 पर जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। आप देख सकते हैं कि पहली जो गोलियों के निशान हैं वो वाइस चांसलर के कमरे के बाहर जो शीशा है, दरवाज़ा है, वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि उसके निशान जो है सबसे पहले आपको नज़र आएंगे। ये वाली जो लॉबी है, यहाँ पर दीगर जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं, ये उनके दफ्तर हैं, ऑफिस हैं। यहाँ पर हर जगह जो टूट फूट का शिकार है, जगह जगह उनकी फायरिंग। और जो विटनेसेस हैं उनके मुताबिक यहाँ पर तकरीबन पहले 3 धमाके हुए और उसके बाद काफ़ी देर तक जो है फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। 4 दहशतगर्द जो हैं वो ऑफिशियली फिगर्स जो हैं उसके मुताबिक 4 दहशतगर्द इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, जहाँ पर उन्होंने एक प्रोफेसर जो हैं केमिस्ट्री के, उनको जो है वो जान से मार दिया। जबकि 19 जो स्टूडेंट्स थे इस यूनिवर्सिटी में, जिस वक्त ये धमाका हुआ तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर पेपर्स भी हो रहे थे, क्योंकि सेमेस्टर का एंड है तो इस वजह से यहाँ पर उनके फाइनल पेपर्स भी स्टूडेंट्स के चल रहे थे। हरिद्वार से पकड़े गए कल 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। पुलिस को शक है कि ये लोग हरिद्वार में चल रहे अर्धकुंभ के दौरान किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे। हरिद्वार से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हर की पैड़ी इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक चारों आतंकियों से मिली सूचना के आधार पर पता चला है कि हर की पैड़ी के अलावा भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन भी इनके निशाने पर थे। चारों आतंकियों की उम्र 21 से 22 साल के बीच है और ये मोबाइल और लैपटॉप के जरिए आतंकी संगठन के संपर्क में थे। इसके अलावा पुलिस को उनके पास से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि इनके कई और साथी हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में छुपे हो सकते हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इनके तार पठानकोट हमले से तो जुड़े हुए नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद की डासना में हो रही है तैयारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकियों, खासकर इस्लामिक स्टेट की धमकियों से निपटने की तैयारी के नाम पर चल रहे हैं ट्रेनिंग कैंप, और इसकी कमान संभाली है हिंदू स्वाभिमान संगठन की चेतना शर्मा ने। चेतना के मुताबिक ये दरअसल आईएस की उस चुनौती से निपटने की तैयारी है जिसमें उसने साल 2020 तक भारत पर कब्जे की बात कही थी। स्वाभिमान संगठन के मुताबिक संगठन गाजियाबाद के डासना के एक मंदिर से चल रहा है। अभियान से अब तक 2.5 से 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 50 कैंप चल रहे हैं। प्रशिक्षण के काम में करीब 15,000 लोग लगे हुए हैं और बच्चों से लेकर 30-35 साल के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आधुनिक ही नहीं खुखार तौर तरीके अपनाने वाली इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए क्या यही डंडे, तीर, धनुष और बाण ही काम आएंगे? हैदराबाद छात्र खुदकुशी मामले पर शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कोई दबाव नहीं बनाया, नियम के हिसाब से ही हुई कार्रवाई। जुडिशरी और पुलिस अपना काम कर रही है, निष्पक्ष होकर जांच हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज वांट टू एक्सप्रेस देयर शॉक एंड ग्रीफ,
Possibly that is why a Congress MP Hanumanta Rao wrote to me about suicide of Dalit students in this very university in the past 4 years, even when the government of the day was not in center. Why was this issue not taken up then? Why now? स्मृति ईरानी का कहना है कि ये दलित और गैर दलित के बीच झगड़े का मामला नहीं है, जैसा कुछ लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भावनाएं भड़काई जा सकें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्र रोहित की खुदकुशी पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है बड़ा खुलासा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एबीवीपी के जिस नेता नंदम सुशील कुमार ने झूठ बोला था कि उसकी अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े छात्रों ने पिटाई की और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक्सप्रेस ने हैदराबाद के अर्चना अस्पताल के दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि नंदम सुशील कुमार उस दौरान पिटाई से नहीं बल्कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। अखबार के मुताबिक एबीवीपी नेता सुशील कुमार का 7 अगस्त को हैदराबाद में मदीना गुडा इलाके के अर्चना अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। इतना ही नहीं, अस्पताल की रिपोर्ट में उसके शरीर पर कोई अंदरूनी या बाहरी चोट के निशान भी नहीं थे। आम आदमी पार्टी को बोगस कंपनियों से 2 करोड़ रुपए का चंदा मिलने के मामले में जांच आगे बढ़ी। अब दिल्ली पुलिस ने कंपनियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र कर जाली दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने पिछले साल जून महीने में आयकर विभाग के दस्तावेजों के हवाले से यह खुलासा किया था कि आम आदमी पार्टी को जिन 4 कंपनियों ने 50-50 लाख रुपए के 4 चेक दिए थे वो बोगस कंपनियां हैं और इन कंपनियों के निदेशक भी महज 10-10 हजार रुपए पाने वाले लोग हैं। सरकार की जांच में इन चारों कंपनियों के पते फर्जी पाए गए, जिस पर कारपोरेट मंत्रालय ने अपनी पूरी जांच की और जांच रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने, जाली दस्तावेज बनाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस इस मामले में आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर समेत कुछ अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दिल्ली सचिवालय स्थित दफ्तर पर हुई सीबीआई रेड के दौरान जब्त किए गए कागजात अरविंद केजरीवाल सरकार को वापस लौटाए जाएंगे। सीबीआई की रेड पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा था कि सीबीआई ने डीडीसीए घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगालने के लिए ही सचिवालय पर रेड की थी। अदालत ने सीबीआई को निर्देश देते हुए कहा कि सीबीआई केजरीवाल सरकार को ओरिजिनल दस्तावेज वापस करे और खुद के पास जांच के लिए उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी रख ले। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाकर मांग की थी कि उनको रेड के दौरान जब्त दस्तावेज वापस करवाए जाएं, क्योंकि उन दस्तावेजों में कई दस्तावेज ऐसे भी हैं जिनका सीबीआई की जांच से कोई लेना देना नहीं है। महिला सुरक्षा पर हाई कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार। हाई कोर्ट का सवाल, पुलिस भर्ती के लिए क्यों नहीं दिया पैसा। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी सरकार दिल्ली में 14,000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नसीहत देते हुए कहा कि पुलिस केंद्र के दबाव में काम न करे बल्कि स्वतंत्र होकर काम करे। दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे उपाय सुझाए गए थे, जिनमें अतिरिक्त पुलिस वालों की भर्ती करने का सुझाव भी था। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा अपने भतीजे की करतूतों की वजह से विवादों में हैं। सदानंद के भतीजे अभिषेक की मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। 16 जनवरी की ये तस्वीरें बेंगलुरु के एक पब की हैं। तस्वीरों में अभिषेक पब के बाउंसर से झगड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर पब में झगड़ा हुआ। अभिषेक का कहना था कि जो शराब उसे परोसी गई वो अच्छी नहीं है, जिसके बाद अभिषेक बाउंसर से उलझ गया। पिछले साल सदानंद गौड़ा अपने बेटे पर लगे रेप के आरोपों के चलते मुश्किल में थे। देखना है कि वो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं। तो देश के कानून मंत्री के बेटे और भतीजे मिसालें कायम कर रहे हैं कानून तोड़ने की। यही है लोकतंत्र। कानून बनाने वालों के घर में ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा के एक आईजी की, जिनकी नीली बत्ती लगी कार गायब होने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से सटे नोएडा से आईजी की नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी चोरी हो गई है। 26 जनवरी के ठीक पहले हुई इस घटना ने यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। नोएडा के वीआईपी इलाके सेक्टर 23 में ये घर आईपीएस आनंद स्वरूप का है। स्वरूप आईटीबीपी में आईजी के पद पर तैनात हैं। बीती रात चोर इनके घर के बाहर खड़ी नीली बत्ती वाली टाटा सफारी कार उड़ा ले गए
और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मामला आईजी की कार की चोरी का है, इसलिए नोएडा पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। पुलिस सरगर्मी से गाड़ी की तलाश में जुटी है। हर नाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है ताकि ये पता चल सके कि चोर गाड़ी को लेकर किधर गए। नोएडा पुलिस के इस निकम्मेपन के चलते चोरी हुई नीली बत्ती कार ने एक बड़े खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि पठानकोट हमले में भी छीनी हुई नीली बत्ती कार से ही हमला हुआ था। ओडिशा में कथित दूसरे जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का जबरदस्त विरोध। मंदिर बनाने वाली संस्था इस्कॉन ने किया प्रतिक्रिया देने से इनकार। ओडिशा के पुरी में दूसरे जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के विरोध में जगन्नाथ सेना के लोगों ने न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि शहरी विकास मंत्री पुष्पेंद्र सिंह देव की तस्वीर पर मिट्टी भी पोत दी। इस्कॉन पिछले साल पुरी के सिप्सा रुबली में 18 एकड़ जमीन पर बनने वाले मंदिर के लिए भूमि पूजन करा चुका है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की लागत वाला इस्कॉन का जगन्नाथ मंदिर मौजूदा जगन्नाथ मंदिर की हूबहू कॉपी होगा। हालांकि यहां के कलेक्टर अरविंद अग्रवाल का कहना है कि पुरी कोणार्क विकास प्राधिकरण ने इस्कॉन को राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण की इजाजत दी है, न कि दूसरे जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के पवित्र 4 धाम के मंदिरों में से एक गिना जाता है। हरियाणा के रोहतक में एक पुलिस स्टेशन में एएसआई ने हवलदार को गोली मारी। हवलदार की मौत के बाद खुद की भी जान ले ली। घटना रोहतक के अपराध जांच थाने की है, जहां किसी बात को लेकर एएसआई और हवलदार के बीच 2 दिन पहले झड़प हो गई थी। झड़प से नाराज एएसआई ने आज थाने में रखी सरकारी पिस्टल से हवलदार को गोली मार दी। हवलदार की मौत के बाद एएसआई ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रोहतक पुलिस इस घटना के बारे में अपना मुंह नहीं खोल रही है, लेकिन झड़प वाले दिन थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से झड़प की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के पटना में फिल्म गंगाजल स्टाइल में एक बैंक लुटेरे को भीड़ ने पकड़कर उसका हाथ काटकर उसे सजा दी। पटना के महुआबाग इलाके की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से 4 हथियारबंद लोगों ने 2.5 लाख रुपए लूटे थे। लूट के बाद भागते समय भीड़ ने एक लुटेरे को पकड़ लिया और उसकी पिटाई के बाद उसका बायां हाथ काट लिया। बाद में पहुंची पुलिस ने उसके पास से लूट का 1 लाख रुपए बरामद कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बाकी 3 बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। एबीपी न्यूज किसी को भी एक हाथ में कानून लेने को सही नहीं मानता है, लेकिन बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में लोग इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के मुंबई में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर में आज पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने बाबा रामदेव के साथ योग मंच भी साझा किया और लोगों को योग के गुर भी सिखाए। शिल्पा ने खान पान पर लिखी अपनी एक किताब भी बाबा को भेंट की। शेयर बाजार आज फिर धड़ाम से गिरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और दुनिया भर के शेयर बाजारों में कमजोरी रही बड़ी वजह। देश के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। बीएसई का सेंसेक्स 418 अंक नीचे गिरकर 24,062 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 126 अंकों की गिरावट के साथ 7,309 अंकों पर बंद हुआ। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद आज शेयर बाजार अपने पिछले 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर रहा। ऑस्ट्रेलिया में जीतते जीतते हारी टीम इंडिया। कोहली और शिखर का शतक बेकार। 46 रन पर आखिरी 9 विकेट गिरे। धोनी का ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। जीती हुई बाजी टीम हार गई। ये 5 वनडे की सीरीज में लगातार टीम की चौथी हार है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबेरा वनडे में धोनी 0 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली और शिखर धवन के शतकों पर पानी फिर गया। हार के बाद धोनी ने खुद को जिम्मेदार भी ठहराया। My role is in the team, to from that kind of position to make sure that we finish off the game well, and so I would say my wicket really was the turning point at that point of time. 349 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए धोनी जब बल्लेबाजी के लिए आए तब स्कोर 2 विकेट पर 277 रन था। भारत को 75 गेंद पर 72 रन चाहिए थे। 8 विकेट बाकी थे। धोनी के आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई और टीम इंडिया 25 रन से मैच हार गई। भारत के आखिरी 9 विकेट सिर्फ 46 रन पर गिर गए।
मैच के बाद एबीपी न्यूज ने धोनी से पूछा कि आप अपने आप को सिर्फ क्यों जिम्मेदार मानते हैं जब दूसरे बल्लेबाज भी फेल रहे, तो धोनी ने कहा कि ये वक्त अनुभवहीन खिलाड़ियों को समर्थन देने का है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा अपने भतीजे की करतूतों की वजह से विवादों में हैं। सदानंद के भतीजे अभिषेक की मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। 16 जनवरी की ये तस्वीरें बेंगलुरु के एक पब की हैं। तस्वीरों में अभिषेक पब के बाउंसर से झगड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर पब में झगड़ा हुआ। अभिषेक का कहना था कि जो शराब उसे परोसी गई वो अच्छी नहीं है, जिसके बाद अभिषेक बाउंसर से उलझ गया। पिछले साल सदानंद गौड़ा अपने बेटे पर लगे रेप के आरोपों के चलते मुश्किल में थे। देखना है कि वो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं। जॉन वॉट ठीक हुए तो वो ऑस्ट्रेलिया के T20 लीग बिग बैश में हेलमेट पहनकर अंपायरिंग करते दिखे और अब भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में भी जॉन ने हेलमेट पहना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबेरा में हुए चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के अंपायर जॉन वॉर्ड हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरे। इसके पीछे वजह थी जॉन वॉर्ड को भारत में अंपायरिंग करते हुए लगी चोट। 1 से 4 दिसंबर 2015 को तमिलनाडु के डिंडीगुल में खेले गए एक रणजी मैच में जॉन वॉर्ड अंपायर थे। पंजाब और तमिलनाडु के बीच खेले गए उस रणजी मैच के दौरान अंपायर जॉन वॉर्ड को सिर पर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। जॉन वॉर्ड ठीक हुए तो वो ऑस्ट्रेलिया के T20 लीग बिग बैश में हेलमेट पहनकर अंपायरिंग करते दिखे और अब भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में भी जॉन ने हेलमेट पहना। भारत में अंतरिक्ष में एक नई उड़ान को अंजाम दिया गया है। आज साल 2016 का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट IRNSS 1E को सुबह 9:31 पर लॉन्च कर दिया गया। PSLV-C-31 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट का लॉन्च किया गया है। IRNSS 1E नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सीरीज का ये 5वां सैटेलाइट है। उत्तरी फ्रांस के कैले में नेदरलैंड की महिला पत्रकार को स्थानीय लोगों ने चाकू की नोक पर लूट लिया। महिला पत्रकार और उसके साथी की पिटाई भी की गई। पहले तो वहां के लोगों ने एंगल्स की मदद की, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने चाकू की नोक पर उनके कैमरे छीन लिए। पत्रकार माइक एंगल्स एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कैले इलाके में गई थी। क्या आपने कभी किसी महिला निर्देशक को अपनी फिल्म में आइटम गर्ल के तौर पर डांस करते देखा है? फिल्म सनम रे में ऐसा ही हुआ है। फिल्म सनम रे के इस आइटम सॉन्ग में जो अभिनेत्री आपको डांस करते हुए नजर आ रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म की निर्देशक दिव्या खोसला कुमार है। दिव्या कुछ फिल्मों में अभिनय भी कर चुकी हैं और सनम रे से पहले एक कामयाब फिल्म यारियां का निर्देशन भी। वो फिल्म और म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी है। फिल्म सनम रे में पुलकित सम्राट और यामी गौतम की जोड़ी है। ये फिल्म 12 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अभिनेता आमिर खान ने कहा है कि उन्हें अभिनेत्री सनी लियोनी के बीते हुए कल को लेकर उनके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। हाल ही में सनी लियोनी का टीवी इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उनसे कई असहज होने वाले सवाल पूछे गए थे। इन्हीं में एक सवाल ये भी था कि आमिर जैसे अभिनेता आपके साथ काम करना नहीं चाहते, क्या आप आमिर खान के साथ काम करना चाहेंगे? लेकिन अब आमिर के इस बयान पर पॉर्न स्टार रह चुकी सनी लियोनी ने खुशी जाहिर की है। अभिनेता रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की ब्रेकअप की खबरों के बाद कल एक शो में दोनों का हुआ आमना सामना। कार्यक्रम में साथ न पहुंचकर अलग अलग पहुंचे। कल रात मुंबई पुलिस के लिए हुए उमंग शो में ब्रेकअप की खबरों के बाद पहली बार हुआ कटरीना और रणबीर का आमना सामना। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो लगता है कि दोनों के रिश्ते में वाकई बहुत दूरियां आ गई हैं। उमंग फेस्टिवल की रात रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ नहीं बल्कि पिता ऋषि कपूर के साथ नजर आए। वहीं कटरीना कैफ फंक्शन में आई अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ, जो आने वाली फिल्म फितूर में उनके हीरो हैं। पूरे शो के दौरान रणबीर कटरीना ने एक बार भी बात नहीं की। अब तक दोनों ने खुद खुलकर ब्रेकअप के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में बॉलीवुड के कई लोग इसे कटरीना के आने वाली फिल्म फितूर के प्रमोशन का पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं।